आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि मेरा खुद का बिजनेस हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि मैं क्या बिजनेस करूं, क्या प्रोडक्ट दूं, मैं कैसे अपने बिजनेस को चलाऊंगा, कैसे कस्टमर लाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बिजनेस फेल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जो इनकम अभी नौकरी से आ रही है वो भी हाथ से चली जाए। इस तरह की कंफ्यूजन के चलते लोग रिस्क नहीं ले पाते और इसलिए ज़्यादातर लोग कभी बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाते। और जो थोड़े बहुत लोग बिजनेस शुरू कर देते हैं उनका बिजनेस ढंग से चल नहीं पाता, इसलिए कुछ टाइम बाद नौबत ऐसी आ जाती है कि उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। और जो थोड़े बहुत लोग बच जाते हैं वो बस स्ट्रगल करते रह जाते हैं, वो अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते, जिंदगी भर छोटे व्यापारी बन के रह जाते हैं, जैसे तैसे मार्केट में बस सर्वाइव करते रह जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिन्हें ध्यान में रखकर फिर अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे तो मैं आपको लिखकर गारंटी दे सकता हूं कि आपका बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। आप आसानी से अपने बिजनेस को शुरू कर पाएंगे और आपका बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस साबित होगा। तो ये 7 पॉइंट क्या है, इन्हें ध्यान से समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। पहला पॉइंट है वैल्यू सिलेक्शन, यानी कि ये सेलेक्ट करना कि हमें क्या बिजनेस करना है, क्या वैल्यू हम लोगों को देंगे। अब देखिए यहाँ पर लोग 2 सबसे बड़ी गलती करते हैं। पहली गलती, लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं बिजनेस आइडिया। अब जैसे मान लो आपने यूट्यूब पे सर्च किया बिजनेस आइडिया इन 2024, तो क्या होगा, आपके सामने कोई ऐसी वीडियो आ जाएगी जिसमें आपसे कहा जाएगा कि भैया ये मशीन लगा लो, आपको रॉ मटेरियल भी कंपनी देगी और बना हुआ माल भी कंपनी लेगी। और भाई देखिए, अगर कंपनी रॉ मटेरियल देगी, बना हुआ माल भी कंपनी लेगी, तो वो हमें मशीन दे ही क्यों रही है? वो खुद अपने पास लेबर क्यों नहीं रख लेती सैलरी बेसिस पे जो उसके लिए माल तैयार करती रहे? देखिए, उनका फोकस होता है बस अपनी मशीन बेचना, उन्हें आपके मुनाफे से, आपके बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। और जो लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं उन्हें तो पैसे मिल रहे हैं वीडियो बनाने के, तो वो क्यों नहीं तारीफ करेंगे उन मशीनों की। पहली गलती लोग ये करते हैं कि इस तरह से इंटरनेट पर सर्च करते हैं। आप कभी भी इंटरनेट पे सर्च मत करिए। दूसरी गलती क्या करते हैं, लोग इस तरह के बिजनेस आइडिया के बारे में सोचते हैं कि जो आज से पहले कभी मार्केट में नहीं आया, कोई इस तरह का प्रोडक्ट, कोई इस तरह की सर्विस जो आज से पहले किसी ने मार्केट में नहीं उतारी। अब देखिए ऐसे में होता क्या है, अगर आप किसी यूनिक बिजनेस आइडिया पे काम करेंगे तो 99% चांस होंगे कि आपका वो बिजनेस फेल हो जाएगा, क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा, क्योंकि आज से पहले उस तरह का प्रोडक्ट किसी ने मार्केट में उतारा ही नहीं। तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क उठाते हैं। और दूसरी बात, जब आप कोई ऐसे प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आते हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता, तो लाखों करोड़ों लोगों तक उस प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचाने के लिए आपको बड़े लेवल पर मार्केटिंग करनी पड़ती है, जिसका बजट करोड़ों में होता है। इसलिए आपको मोटी फंडिंग की ज़रूरत होती है। आज जितने भी ऐसे स्टार्टअप हैं जो यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर मार्केट में आए हैं, उन्होंने मोटी फंडिंग उठाई है, इसलिए आज वो थोड़े बहुत मार्केट में टिके हुए हैं। प्रॉफिट में तो आज भी उनमें से ज़्यादातर लोग नहीं हैं, वो बस मार्केट में टिके हुए हैं, बैठे हुए हैं, कोई प्रॉफिट में नहीं है, बस वैल्यूएशन बढ़ा रखी है। तो ये 2 गलतियां आपको नहीं करनी है। एक तो आपको इंटरनेट पे सर्च नहीं करना बिजनेस आइडिया के बारे में, और दूसरा, कोई यूनिक बिजनेस आइडिया के पीछे मत भागो। तो क्या करना चाहिए, आप अपना खुद का दिमाग लगाओ, आप मार्केट को ऑब्जर्व करो, आप देखो कि कौन कौन से ऐसे बिजनेस है जो आज भी बढ़िया चल रहे हैं और आने वाले टाइम में भी बढ़िया चलेंगे, जिनसे लोग आज भी पैसा कमा रहे हैं और आने वाले टाइम में भी पैसा कमाएंगे, जो सदाबहार बिजनेस है। इस तरह के किसी भी एक बिजनेस को पकड़ो जो आपकी नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स, आपके इंटरेस्ट के साथ मैच होता हो। ऐसा कोई भी एक बिजनेस पकड़ लो। तो पहला काम आपने ये कर लिया कि आपने एक बिजनेस सेलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे ये बिजनेस करना है, मैं ये प्रोडक्ट दूंगा या ये सर्विस दूंगा, ये वैल्यू लोगों को दूंगा। अब दूसरा काम, मार्केटिंग। अब आप कहोगे कि भैया अभी तो हमने प्रोडक्ट बनाया ही नहीं, तो फिर मार्केटिंग पहले कहाँ से आ गई? देखिए ध्यान से समझिए, मार्केटिंग के 2 हिस्से होते हैं। एक मार्केटिंग की जाती है प्रोडक्ट बनाने से पहले और एक मार्केटिंग की जाती है प्रोडक्ट बनाने के बाद। तो अभी मैं जिस मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ ये की जाती है प्रोडक्ट बनाने से पहले। इसमें आपको क्या करना है, मार्केट रिसर्च। आपको ये समझना है कि जिस इंडस्ट्री में आप उतरने वाले हैं उसमें अभी हो क्या रहा है, लोग कर क्या रहे हैं। अपने टारगेट ऑडियंस को पहचानना है और उन्हें समझना है।
कि जो ऐसा आदमी है जो आपका कस्टमर बन सकता है, वो क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, और वो क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से हो सकता है कि वो आपका प्रोडक्ट ना खरीदे। आपको कंज्यूमर बिहेवियर को समझना है, अपने कस्टमर को गहराई से समझना है, और अपने कॉम्पिटिटर्स को समझना है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अभी जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उनमें क्या खूबियाँ हैं और क्या कमियाँ हैं। आप जब इन चीज़ों को समझोगे, जब आप मार्केट को समझोगे, कस्टमर को समझोगे, कॉम्पिटिटर्स को समझोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि हमें अपने प्रोडक्ट में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट हमारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के मुकाबले सुपीरियर नज़र आए। हमारे कस्टमर को ऐसा लगे कि भाई ये प्रोडक्ट बेस्ट है, यही प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। ये चीज़ें आपको समझनी है। तो ये मार्केटिंग का पहला हिस्सा है, अपने कस्टमर को समझना, अपने कॉम्पिटिटर्स को समझना और मार्केट को समझना कि इंडस्ट्री में अभी हो क्या रहा है, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। और देखिए, अगर आपको कोई दुकान भी खोलनी है तब भी आपको ये मार्केट रिसर्च करनी है। आपको पहले ये समझ लेना है कि जिस एरिया में आप अपनी दुकान खोल रहे हैं वहाँ के लोग किस तरह का प्रोडक्ट खरीदते हैं। जैसे मान लो अगर आप कपड़ों की दुकान खोलने वाले हैं तो आपको पहले ये समझ लेना है कि भाई यहाँ के लोग लो क्वालिटी के सस्ते कपड़े खरीदते हैं या हाई क्वालिटी के ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं। अगर आप सही स्टॉक परचेस करेंगे तभी वो जल्दी जल्दी रोटेट होगा, वरना अगर आपने गलत स्टॉक खरीद लिया जो आगे बिक ही नहीं पाएगा तो फिर तो आपका नुकसान होगा ही होगा। इसलिए आपको मार्केट रिसर्च करनी है, अपने कस्टमर को समझना है और अपने कॉम्पिटिटर्स को समझना है कि वो क्या कर रहे हैं। अब तीसरा काम आता है वैल्यू क्रिएशन। अब देखिए, जो भी प्रोडक्ट हम देने वाले हैं, जो भी सर्विस हम देने वाले हैं, अब उसे हम क्रिएट कैसे करेंगे। जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपने सोच लिया कि ये प्रोडक्ट मैं दूंगा। अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी स्किल्स वाले लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से हमें लाइसेंस चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, ये सारी प्लानिंग करना। अगर आप कोई सर्विस देना चाहते हैं तो भैया हमें किस तरह का ऑफिस चाहिएगा, वहाँ हमारा जो स्टाफ होगा, कौन कौन से लोगों की हमें ज़रूरत होगी हमारे स्टाफ में, और उनके लिए हमें क्या क्या फैसिलिटी देनी होगी, ये सब चीज़ें आपको सोचनी होगी। इनकी अगर आप पहले से पूरी प्लानिंग करके रखेंगे तो ये आपके लिए किस तरह से काम आएगी ये अभी आपको लास्ट वाले पॉइंट में पता चलेगा। तो ये हो गया तीसरा काम, इस चीज़ की प्लानिंग करना कि हम किस तरह से वैल्यू को क्रिएट करेंगे, जो भी प्रोडक्ट जो भी सर्विस हम देना चाहते हैं उसे हम कैसे क्रिएट करेंगे। चौथा पॉइंट आता है वापस मार्केटिंग। अब देखिए, अब जो ये चौथे पॉइंट वाली जो मार्केटिंग है, ये है मार्केटिंग का दूसरा हिस्सा जो प्रोडक्ट बनाने के बाद की जाती है। इसमें आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि जो भी आपके पोटेंशियल कस्टमर है, जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है, उन तक आप अपने प्रोडक्ट की जानकारी किस तरह से पहुंचाएंगे, उन्हें क्या मैसेज देंगे, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में किस तरह से पोजीशन करना है। क्या हमें अपने प्रोडक्ट को सस्ता दिखाना है या हमारे प्रोडक्ट को हमें एक क्वालिटी प्रोडक्ट दिखाना है। क्या हमें मार्केट में बस ग्राहक चाहिए या हमें मार्केट में अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनानी है। देखिए, एक अच्छी मार्केटिंग करके हम अपने ब्रांड को तो बड़ा बना सकते हैं, लेकिन मार्केट में आपकी ब्रांड वैल्यू तब बनती है जब आप एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस देते हैं। मार्केटिंग के क्या तरीके आप यूज़ करोगे, क्या आपको ऑफलाइन मार्केटिंग से फ़ायदा मिलेगा या ऑनलाइन मार्केटिंग से। अगर ऑनलाइन मार्केटिंग भी करोगे तो किस तरह से करोगे, ऑफलाइन मार्केटिंग करोगे तो किस तरह से करोगे। तो आपको ध्यान से ये समझना है कि हमें कैसे अपने प्रोडक्ट की जानकारी अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचानी है, ताकि उन्हें पता चले कि भाई हम भी मार्केट में हैं, हमारा भी ये प्रोडक्ट है और हमारा प्रोडक्ट हमारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के मुकाबले बेस्ट है। और यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट तैयार करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी कस्टमर प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं देता, वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पैसे नहीं देगा, बल्कि उस प्रोडक्ट से उन्हें जो बेनिफिट मिलेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा, जो एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके लिए पैसे देते हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई एडवर्टीजमेंट तैयार करें तो उनमें आपको उन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है जिससे कस्टमर को ये समझ में आ जाए कि उन्हें क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। और जो भी आपके प्रोडक्ट की यूएसपी है, यूएसपी मतलब वो खूबी जो आपके प्रोडक्ट को आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के मुकाबले अलग बनाती है, सुपीरियर बनाती है, उसे हाईलाइट करना है। तो इस तरह से आपको ये थोड़ा सा समझना होगा कि आप अपने बिजनेस में अपने कस्टमर के हिसाब से, अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कौन से
तरीके आपको यूज़ करने चाहिए मार्केटिंग के लिए जहाँ से आपको फ़ायदा मिल सकता है। अब जो अगला पॉइंट है वो है सेल्स। देखिए सेल्स वाले हिस्से में आपको ये समझना है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि या तो हम कस्टमर तक पहुंच जाएं या कस्टमर हम तक पहुंच जाए। क्या हम कोई ऐसा ऑनलाइन सिस्टम बना सकते हैं जहां से कि हमारे CRM सॉफ्टवेयर में अपने आप लीड्स आती रहे और हम कस्टमर से कॉल पर बात करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकें, जिससे कि फिर कस्टमर जो है अपना ऑर्डर प्लेस कर सके। या क्या हमें कोई ऐसी वेबसाइट बनानी चाहिए जहां से जो है कस्टमर डायरेक्ट जाके ऑर्डर प्लेस कर सकता है। क्या हमें कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव्स रखने चाहिए जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर के पास जाकर उसे हमारे प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन दे। अगर आपको लगता है कि मुझे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हायर करने चाहिए तो आपको ये इंश्योर करना है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल, नेगोशिएशन स्किल, इन्फ्लुएंसिंग स्किल एक्सीलेंट हो और आपको उन्हें बढ़िया से ट्रेनिंग देनी है। उन्हें प्रोडक्ट के बारे में बढ़िया से नॉलेज होनी चाहिए और उन्हें ये पता होना चाहिए कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाती है, कस्टमर के साथ अच्छी रिलेशनशिप कैसे बिल्ड की जाती है, प्रोडक्ट को किस तरह से प्रेजेंट करना है, कस्टमर का अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो उसका क्या रिप्लाई करना है, मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है और कौन सी सिचुएशन में कौन सी क्लोजिंग टेक्निक यूज़ करनी है और कस्टमर के साथ किस तरह से फॉलोअप करना है। इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। आपको ये समझना होगा कि हमें सेल्स वाले हिस्से के लिए ऐसा क्या करना चाहिए जहाँ से कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हम तक पहुँच सके। देखिए मार्केटिंग का काम तो होता है कस्टमर तक हमारे प्रोडक्ट की जानकारी पहुँचा देना कि भैया हम भी मार्केट में हैं, हमारा भी ये प्रोडक्ट है। लेकिन सेल्स का मतलब क्या है कि एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जहाँ से कस्टमर आसानी से अपना ऑर्डर प्लेस कर सके, सेल्स जो है क्लोज हो सके। वरना आप चाहे कितना ही अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते रहो, लेकिन आपने कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं बनाया कि कस्टमर आप तक पहुंच सके, तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए सेल्स वाले हिस्से में आपको क्या करना है कि आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से, अपने कस्टमर या क्लाइंट के हिसाब से ये समझना है कि हमें ऐसा क्या करना होगा जिससे कि आसानी से ज़्यादा कस्टमर हम तक पहुँच सके या हम कस्टमर तक पहुँच जाए। अब जो अगला पॉइंट है वो है वैल्यू डिलीवर करना। मतलब जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विस हम देने वाले हैं वो हम कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे, इसके लिए हमें क्या सिस्टम तैयार करना होगा। अब देखिए अलग अलग बिजनेस का अलग अलग हिसाब है। अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं जहां आप अपने कस्टमर से ये प्रॉमिस करने वाले हैं कि भैया आप अगर अभी ऑर्डर प्लेस करोगे 24 घंटे के अंदर आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, तो आपको वो सिस्टम भी तैयार करना पड़ेगा जिसके चलते 24 घंटे के अंदर वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँच जाए। क्योंकि वैल्यू डिलीवर करने का मतलब क्या है कि जो प्रॉमिस आप कस्टमर से कर रहे हैं उस प्रॉमिस को आपको पूरा करना है। ऐसा ना हो कि कस्टमर को लगे कि भाई धोखा हो गया। जो वादा आप कस्टमर से कर रहे हैं वो हमें पूरा करना है। तो आपको ये समझना होगा कि जो भी प्रोडक्ट आप देने वाले हैं, जो भी सर्विस आप देने वाले हैं, उसे हम कस्टमर तक कैसे डिलीवर करेंगे। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं तो क्या आप अपना माल डायरेक्ट रिटेलर्स को देंगे या पहले आप डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर्स को देगा, फिर वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचेगा, या आप डायरेक्ट ही कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट देंगे। क्या आप सिर्फ ऑफलाइन तरीके से अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे या ऑनलाइन तरीके से भी अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो जो भी तरीके हैं अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के, अपनी सर्विस को अपने क्लाइंट तक पहुंचाने के, उनके बारे में आपको समझना है कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को डिलीवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है तो आपको यूँ लगेगा कि हम कस्टमर को क्वालिटी दे रहे हैं। नहीं, अगर हमारा प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम कस्टमर को क्वालिटी दे रहे हैं। कस्टमर के नज़रिए से अगर आप देखोगे तो क्वालिटी का मतलब होता है 3 चीज़ें। पहला कि हमारा प्रोडक्ट एक्सीलेंट हो, दूसरा प्रोडक्ट को सेल करने का तरीका भी एक्सीलेंट हो, और तीसरा प्रोडक्ट को डिलीवर करने का तरीका भी एक्सीलेंट हो। अगर ये तीनों चीज़ें एक्सीलेंट है तब आप ये कह सकते हैं कि हमारी कस्टमर सर्विस एक्सीलेंट है। और जब आपकी कस्टमर सर्विस एक्सीलेंट होगी तभी मार्केट में आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट या अच्छी सर्विस दे रहे हैं, तो साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि उसे सेल करने का तरीका और उसे डिलीवर करने का तरीका ये भी आपका एक्सीलेंट होना चाहिए, ताकि कस्टमर को मज़ा आ जाए। तभी वो आपके साथ टिका रहेगा और वो दूसरों को आपके बारे में बताएगा। तभी आपकी मार्केट में एक अच्छी ब्रांड वैल्यू बनेगी। अब अगला जो पॉइंट है वो है फाइनेंस। देखिए
बिजनेस में सारा खेल पैसों का है, इसलिए इस हिस्से में आपको क्या करना है इसे आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो भी बिज़नेस आप शुरू करने वाले हैं उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होने वाली है, कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चे होंगे, उनका पहले से ही आप हिसाब लगाओ। जो भी प्रोडक्ट आप तैयार करोगे उससे तैयार करने में आपकी क्या कॉस्ट आने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का तैयार करा और फिर जब आप मार्केट में उतरे तो आपको पता चला कि भैया ये प्रोडक्ट तो बाकी लोग 70-80 रुपये में दे रहे हैं, आपने 100 रुपये में बनाया है लेकिन बाकी लोग तो 70-80 रुपये में बेच रहे हैं, तो कौन आपसे ख़रीदेगा। आपको सारा हिसाब पहले से ही लगा लेना है कि जो भी प्रोडक्ट आप देने वाले हैं, जो भी सर्विस आप देने वाले हैं, उसमें आपकी कॉस्ट क्या आने वाली है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या खर्चे होंगे, आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है, आप कब तक अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुँचोगे, कितना प्रोडक्ट आप सेल करोगे तब जाकर कितना रेवेन्यू आपके पास जनरेट होगा, कितना प्रॉफिट आप कमाओगे। हर एक चीज़ आप जो है नोट डाउन करो, सारी कैलकुलेशन पहले कर लो, जहाँ जहाँ भी पैसे जाने हैं वो सारा कुछ पहले ही लिख लो। कहीं ऐसा ना हो कि बिज़नेस शुरू करने के बाद आपको पता चले कि भैया मैंने तो सोचा था कि 5 लाख का खर्चा होगा लेकिन खर्चा पड़ गया 7-8 लाख का। पहले से ही हिसाब लगा के रखो ताकि आपको ये पता रहे कि आपके हाथ में एनी टाइम कितना कैश रहना चाहिए जिससे कि आपका बिज़नेस चलता रहे, वरना ऐसा ना हो कि कैश की कमी हो जाए। क्योंकि देखिए क्या होता है बाद में, जैसे मान लो आप पीछे से जहाँ से रॉ मटेरियल लाते हैं, जहाँ से पीछे से स्टॉक परचेस करते हैं, वहाँ तो आप पैसा दिए जा रहे हैं, लेकिन आगे जहाँ आप माल दे रहे हैं आपका जो कस्टमर है, क्लाइंट है, वो आपको पेमेंट टाइम पर नहीं दे रहा, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका पैसा मार्केट में अटकना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसा टाइम आ जाएगा जब आपके हाथ में पैसा ही नहीं बचेगा बिज़नेस को चलाए रखने के लिए। आपका कैश फ्लो जो है पूरी तरह से नेगेटिव हो जाएगा, मतलब जितना पैसा बिज़नेस से जा रहा है उतना बिज़नेस में आ नहीं रहा। तो ऐसे में फिर नौबत आ जाती है बिज़नेस को बंद करने की, क्योंकि अगर आपने कोई लोन वोन उठाया तो फिर तो आप और गए। तो इसलिए आप पहले से सारी कैलकुलेशन करके रखो कि भैया आपके बिज़नेस को शुरू करने के लिए कितना पैसा लगने वाला है, बिज़नेस को चलाए रखने के लिए कितना पैसा आपको हर वक्त अपने हाथ में रखना है, और एक ऐसा सिस्टम बनाकर रखना है, एक इस तरह की पॉलिसीज़ बनाकर रखनी है जिससे कि आपका पैसा मार्केट में ना अटके। आप कोशिश करिए कि आपके बिज़नेस का जो रेवेन्यू मॉडल है वो इस तरह का हो जिसमें आपके पास हैंड टू हैंड पेमेंट आती रहे। जैसे अगर मान लो कोई मैन्युफैक्चरर किसी होलसेलर को माल देता है तो उसकी पेमेंट आती है 3-4 महीने से, लेकिन वही अगर वो एक ऐसा सिस्टम बना देता है जहाँ से वो डायरेक्ट रिटेलर्स को माल देना शुरू कर दे तो वहाँ से उसके पास तुरंत पेमेंट आएगी, वहाँ कोई उधारी का चक्कर ही नहीं रहेगा। तो आप सोचिए कि आप जो फाइनेंस वाला हिस्सा है इसमें आपको फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, बिज़नेस शुरू करने में जो भी पैसा लगने वाला है वहाँ से लेकर बिज़नेस को जब आप शुरू कर दोगे उसके बाद आपको किस तरह से अपना फाइनेंस मैनेज करना है, हर एक चीज़ को आप पहले से ही नोट डाउन करके पूरी प्लानिंग करके रखो। जो ये 7 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, वैल्यू सेलेक्ट करना, मार्केटिंग, वैल्यू क्रिएट करना, मार्केटिंग का दूसरा हिस्सा सेल्स, वैल्यू डिलीवर करना और फाइनेंस, अगर इन सब पॉइंट पर ध्यान देकर आप पहले से ही एक बढ़िया सी प्लानिंग करके फिर कोई बिज़नेस शुरू करेंगे तो आपको आगे चल के कोई धोखा नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले से ही सब क्लैरिटी है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। आपका बिज़नेस एक सक्सेसफुल बिज़नेस साबित होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।